नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज दिन बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बतौर बल्लेबाज 1975 का वर्ल्ड कप खेले और साल 2021 टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, फाइनल मैच की बात करें तो एज अ बीसीसीआई ऑफिशियल वो इस समय भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेजेंडरी अंशुमन गायकवाड़ जी की, जो बतौर बल्लेबाज जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की, फिर वो कोच भी बने भारतीय टीम के, सेलेक्टर भी कई साल रहे और इस समय बीसीसीआई एपेक्स कमेटी के वो मेंबर हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा निखिल चोपड़ा हमारे साथ है और इनसे आज हम चर्चा भारतीय क्रिकेट के 50 सालों के इतिहास की करेंगे और भारतीय टीम ने जिस तरह से 1983 वर्ल्ड कप के बाद से अपनी एक अलग पहचान बनाई, भारतीय क्रिकेट में पैसा आया 1983 वर्ल्ड कप के बाद, ठीक उसी तरह से साल 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या कुछ फायदा मिलेगा भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट यहां से किस तरह से आगे जाएगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट और इस बेस्ट फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम कितनी तैयार है, ये आज हम चर्चा करेंगे अंशुमन गायकवाड़ जी और निखिल चोपड़ा से। अंशु सर, 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया, वो वर्ल्ड कप आपने खेला, फिर 79 का वर्ल्ड कप खेला, सफेद कपड़े और रेड बॉल, और अब 2021 की बात करें फिर सफेद कपड़ों में रेड बॉल है और इस बार बस फॉर्मेट बदला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसका नाम दिया गया। शायद आज के दौर में होते हैं तो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट आपके लिए होता है क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। कैसे आप देखते हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया और भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और 1975 से लेके जो सफर रहा है भारतीय क्रिकेट का, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं जो आज हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। देखो राजीव, ये तो चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना एक बड़ी बात। और जी। भारतीय टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है अब, द रिसेंट पास्ट इफ यू सी, कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इंजुरीज कितनी हुई, आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा लो तो वहां पे कितनी सारी इंजुरीज है। मेन प्लेयर आपके बाहर चले गए, बल्लेबाज थे, गेंदबाज थे, फिर भी जो आपका बेंच स्ट्रेंथ था, जो भारतीय टीम का बेंच स्ट्रेंथ है, उन्हें करके दिखाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और वो जहां पहले कभी नहीं हुआ था वो करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से देखो, भारतीय टीम अब जो क्रिकेट खेल रही है, और हम जो 75 की बात करें वर्ल्ड कप, तो वो क्रिकेट अलग थी। हमको पता नहीं था कि वर्ल्ड कप क्या चीज है। पता तो है कि वर्ल्ड कप है, मगर किस तरह से खेलना है ये कुछ नहीं पता था। वनडे का कोई हमको अंदाजा नहीं था। मगर आज जो आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हो, वर्ल्ड टेस्ट टेस्ट सीरीज है और टेस्ट फाइनल्स है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट खेलती आए भारतीय टीम, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो जरूर है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में खेलते वैसा नहीं होती कंडीशन। और जी। नॉर्मली आप इंग्लैंड की कंडीशन देखो तो ठंड होती है, गेंद काफी मूव करता है, सीम करता है। तो यार ये सारी चीजें होती है। विकेट्स भी थोड़ी अलग सी होती है जहाँ गेंद रुक के भी आ सकता है। तो वहां पे आपकी टेक्निक बदलनी पड़ती है। और एक तो बात जरूर है कि देखो, न्यूजीलैंड हो कि बांग्लादेश हो सामने, आप जब फाइनल खेलते हो तो आपको इजी तो लेना सवाल ही नहीं पैदा होता। और जी। जो पहला दिन दूसरा दिन अच्छा जाए तो वही फिर आगे जीतने का यू नो खौफ रखेगा। अंशु सर, क्योंकि रवि शास्त्री आपके दोस्त हैं और आपके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, बहुत जबरदस्त वो इंटरव्यू था। तब उन्होंने कहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है भारतीय क्रिकेट एरा की। क्या इस बेस्ट टीम को आप बेस्ट चांस दे रहे हैं इस चैंपियनशिप में फाइनल में जीतने का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो, भारतीय वहां पे जो है बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो वो एक मुश्किल चीज है। मगर गेंदबाजी आप देखो तो वहां कंडीशन ऐसे है कि जो गेंदबाजी को हेल्प करते हैं, विकेट भी हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेयर भी हेल्प करता है, शायद बारिश भी होती है तो वो भी हेल्प करती है। तो और वो ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के पास आज जो गेंदबाज, वो जी। काफी एक्सपीरियंस है। और जो उन्हें करके दिखाया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो वो तो हम भूल नहीं सकते। तो मेरे जी। ख्याल से भारतीय टीम को बहुत अच्छा चांस है। एक ही चीज मैं ध्यान में रखना चाहूंगा कि देखो, न्यूजीलैंड टीम वहां पे पहुंच गई है और वो 2 टेस्ट खेल लेंगे जी। भारतीय टीम के पहले। और भारतीय टीम लंदन जाएगी तो इंग्लैंड जाएगी, बाद में उनको वापस क्वारंटाइन पीरियड है, बाद में उनको प्रैक्टिस करना जो कुछ उनको टाइम मिलेगा वो थोड़ा मेरे को लगता है कम लगेगा, इंग्लिश कंडीशंस जी। ध्यान में रखते हुए।
मगर जिस तरह से लड़की आए, बच्चे सारे प्लेयर्स, विराट कोहली एंड कंपनी, मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए उनके लिए। अंशु सर, क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं और इंग्लैंड में हमेशा कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोहित शर्मा ने जिस तरह से टेस्ट करियर में आगाज किया एज अ ओपनर, 2019 टेस्ट चैंपियनशिप ही थी, 1000 रन वो बना चुके हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप में। कैसे आप देख रहे हैं उनके रोल को? और बीइंग अ ओपनर, बीइंग अ कोच, क्या कुछ सजेस्ट आप करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल को? हाँ देखो, इंग्लिश कंडीशंस आप ध्यान में रखो तो 2-3 दिन खास ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो वो कंडीशन में आपको एक तो आपका जो फुटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए, आपको पाँव हिलाने चाहिए, पूरा क्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो। दूसरी बात है, जितना लेट खेल सको और जितना बॉडी के पास में खेल सको उतना अच्छा है, ताकि आपको स्विंग या सीम तकलीफ नहीं करे। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुक के खेलना है वहां पे। जैसे आपको बल्लेबाजी या फटकेबाजी चौके छक्के मारने मिलेंगे, वो शायद वहां नहीं मिलेंगे और इतना इजी नहीं होगा, तो आपको रुकना पड़ेगा और रुक के रन बनाने पड़ेंगे। और निखिल ने जैसा बिल्कुल सही कहा कि आप पहला दिन और पहली इनिंग, पहले 2 दिन टेस्ट मैच के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जहां पे आपकी अच्छी शुरुआत मिली आपको, जो हम कहते हैं कि अच्छी पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग बल्लेबाजों की, सलामी बल्लेबाजों की, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है टीम को मैच जीतने के लिए। तो ये उनको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। जो रोहित शर्मा हो या तो कोई जो ओपन करेंगे, या तो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से जहाँ पे हवा में भी गेंद मूव होती है, स्विंग होती है और गिर के स्विंग भी होती है, तो आउट स्विंग होती है और गिर के सीम अंदर आती है, तो ये बड़ा डिसेप्टिव होता है इंग्लैंड के पिचेस पे। तो वहां पे रुक के खेलना, बॉडी के पास में खेलना, लेट खेलना और अपना ऑफ स्टंप कहाँ है ये ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है, और ये करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी। अंशु सर, विराट कोहली के लिए बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से इंग्लैंड में रन बनाना। 2014 में तो उनके जहन में आ गया था कि वो क्रिकेट को ही छोड़ दे। एक और बड़ा चैलेंज, और क्योंकि विराट कोई ट्रॉफी जीते नहीं है, एज अ कैप्टन कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं विराट कोहली के सामने? चैलेंज कैप्टन के नाते आपको फाइनल खेल रहे हो, टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल एक छोटी बात नहीं है, तो वो प्रेशर तो रहेगा कि जीतना है। मगर जिस तरह का विराट का अप्रोच रहा है राजीव, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है, और ज्यादा प्रेशर में खुद को लाते नहीं, प्रेशर निकाल देते। और जो हम कहते हैं ना कि फील्ड पे हमको एरोगेंसी दिखती है, वो बॉडी लैंग्वेज अलग सी होती है, वो विराट की है। तो मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा विराट को जैसे हम सोच रहे। मगर देखो, ये सारी चीज, कप्तानी की बात करो, कप्तान की बात करो, कोच की बात करो, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपकी टीम कैसे करती है, आपके प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, गेंदबाज हो बल्लेबाज। तो मेरे ख्याल से ये देखना है कि एक टीम के नाते कैसा परफॉर्मेंस होता है। ये इंडिविजुअल प्लेयर वहां पे इंग्लैंड में परफॉर्म करके नहीं चलेंगे, ये टीम एफर्ट होना चाहिए वहां। बिल्कुल निखिल भाई, बड़ी अच्छी बात अंशु सर ने कही कि ये टीम एफर्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल खिलाड़ी पर अगर हम जाएंगे तो हम फंसेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 11 जो उतारने वाले उसमें अगर आपको 3 बैट्समैन चुनना हो जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, कौन से वो 3 बैट्समैन हो सकते हैं? देखिए, शुरुआत में मैं मानता हूं आपके जो की प्लेयर है ना, जब आप एक टीम की बनावट भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी टीम में अनुभव के हिसाब से आपके एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी कौन है। सलामी बल्लेबाज के तौर पे हमारे को सब पता है कि रोहित शर्मा नया बॉल खेलेंगे, वो खड़े हो जाते हैं, 20, 25, 30 रन बना लेते हैं। तो हमें पता है कि उनका स्टार्ट मिलने के बाद राजीव भाई फिर एक बड़ा शतक ही नजर आता है। उसके बाद बढ़िया अंदाज से गेम को बीच में चलाने के लिए विराट कोहली, और फिर मैं मानता हूं कि अगर अजिंक्य रहाणे खेलते हैं या उनके साथ चेतेश्वर पुजारा या मध्य क्रम में कोई और, जो हमारे बल्लेबाजी का जो क्रम का जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर इंडिविजुअल कप्तानी या जिम्मेदारी वाले बल्लेबाज हैं तो शुरुआत में नया बॉल आपके रोहित करेंगे और विराट कोहली करेंगे, और फिर नीचे आके मध्य क्रम, बाकी कड़ियां हैं जो आपको आके वो बढ़िया अंदाज से गेम को चला सकते हैं। और फिर सेकंड न्यू बॉल तक भारतीय टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है अगर हैंडल करते हैं
तो मैं मानता हूं जो गेम चेंजिंग मोमेंट रहेगा वो रहेगा किस तरीके से ऋषभ पंत रन बनाते हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि जितनी देर वो क्रीज पे खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो रन आते रहते हैं। अगर टेस्ट मैचेस में आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं, साझेदारी अच्छी हो रही है, तो विपक्षी टीम जो है वो हमेशा वो दबाव महसूस करेगी। आपने स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर जो है वो दर्ज कर दिया तो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव कम रहता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब आंसर करने के लिए मैं मानता हूं कि रोहित, विराट कोहली आपके वो गोंद होंगे जो पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखेगी। वो गोंद खराब नहीं होना चाहिए। जी अंशु सर, क्योंकि पेस बॉलर्स पे आपसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता। 70s में फास्ट बॉलर्स को आपने खेला, उनके खिलाफ जो बल्लेबाजी आपने की उस पर आगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन आज के दौर के जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं, क्या आपको इस बात की याद दिलाते हैं कि 70s में कुछ इसी तरह की गेंदबाजी खेली है भारतीय टीम ने, जो आज टिट फॉर टैट कर रहे हैं, यानी कि हमारे तेज गेंदबाज अब दूसरी टीमों के हेलमेट पे बॉल मार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये से तो पहले थे ही नहीं। पहले हेलमेट में मारने वाले गेंदबाज हमारे पास थे ही नहीं। हमारे पास एकनाथ फुलकर थे, सुनील गावस्कर थे, अजीत वाडेकर थे, ये गेंदबाजी करते थे नए गेंद से। मगर ऐसे गेंदबाज नहीं, मगर आज तो है। इसीलिए तो खड़े हो के बात, पहले तो हमको नीचे देखना पड़ता था, जब जाने दो नहीं तो और भी पड़ेगी हमको। तो ये चीज आज नहीं, आज अलग है। भारतीय टीम का सोचो, गेंदबाज का सोचो। मेरे ख्याल से आज एक चैलेंज जो होगा, जो सामने वाले टीम देगी, तो भारतीय टीम भी दे सकती है और उनके पास अपनी ताकत भी है। फिर अंशु सर, वो बताया ना कि जब आप लोगों ने रन चेस कर दिया था उसके बाद ये, क्योंकि तब कितनी भी बाउंसर आप मार दें, वो रूल नहीं था कि आपको ओवर में 2 ही बाउंसर डालने हैं। कितनी बाउंसरें आप लोगों को खेलनी पड़ी थी, और एक्चुअली हुआ क्या था उसमें? कितने लोग हॉस्पिटल गए, क्या कुछ था? वो पूरी कहानी थी क्या, जो बड़ी फेमस हुई है? आज भी जो यंगस्टर उनको बताइए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं राजीव, देखो, हेलमेट का तो सवाल ही नहीं था। हेलमेट थे ही नहीं तो सोचने वाली बात ही नहीं थी जी। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, थाईपैड, चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड कुछ नहीं था जी। तो खेलना तो है। अब दूसरी टेस्ट मैच चेस करके, तीसरी टेस्ट मैच चेस करके हम जीत गए थे पोर्ट ऑफ स्पेन में। बाद में गए हम लोग जमैका। अब क्लाइव लॉयड की कप्तानी की बात चल रही थी कि उनको कप्तान बनाए, निकाल दे, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद वो हार गए थे, हमने चेस कर लिए थे। तो हमको पता था कि जमैका में क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना है। और वहां पे हमने विकेट देखी तो मैं और सुनील हम जब बात कर रहे थे, विकेट इतनी हार्ड थी कि आप स्पाइक पहन के चलो तो ऐसा आवाज आता था जैसे आप सीमेंट विकेट पे चलो। तो इतनी हार्ड विकेट। मैं बोला ये तो ये वाला बात यही है कि आगे कोई गेंद करने वाला नहीं है, सब शॉट ही डालेंगे आपको। और लाइव ने टॉस जीत के हमको बल्लेबाजी दी, तो मैं और सुनील की पार्टनरशिप हो गई बड़ी, तो उसमें भी तकलीफ हो गई। तो पहले दिन तो चलते रहा, बाउंसर डाले, बीमर डाले, सब कुछ ट्राई किया हमने। मुझे भी काफी बॉल लगे थे, हाथ पे, पाँव पे, चेस्ट में, मेरे रिब्स क्रैक थे, मेरे हाथ के उंगलियां सारी सूज गई थी, क्रैक भी हो गई थी। पहले दिन तो निकल गया, मगर दूसरे दिन जब बल्लेबाजी के लिए गए तो राजीव, मैं तो बोलता हूँ कि मैं कितना, बहुत सारा बदन दुख रहा था। मैं कुछ भी मूवमेंट करूँ तो बहुत दर्द हो रहा था, मगर खेलना तो है, छोड़ना तो है ही नहीं। तो करीबन लंच टाइम तक, लास्ट ओवर थी लंच के पहले, और इतना अच्छा गेंद दिख रहा था, मैं अच्छे गेंद छोड़ दिए, रन भी बनाए। और वो लास्ट ओवर में मुझे उंगली पे एक गेंद लग गई। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे काफी लग गई है तो ये और एक, और मैंने जब भी स्टांस लिया, मैं खड़ा हुआ बल्लेबाजी के लिए, तो पूरा ब्लड निकल के ग्लव्स में से मेरे पैड पे आ गया। तो तभी फिर मैं हट गया और जाके मैं बोला अभी देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो देखा तो बस ये विव रिचर्ड्स और डेरिक मरे भाग के आ गए, तो बोले आर यू ऑलराइट सन? मैं बोला गेट लॉस। मैं बोला आना है भी नहीं मेरे पास नहीं। मैं बोला इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो चले गए। अब देखा तो माइकल होल्डिंग को उधर वो खड़े रन अप पे, बॉल घिस रहे तैयारी में। तो मैंने कोई चीज ऐसी की वो जो नहीं करनी थी। और दूसरी गेंद जो आई उनके पास, राउंड विकेट ही डाल रहे थे, वो विकेट का सवाल ही नहीं था। और दूसरी गेंद आई, वो राजी मेरे को दिखी नहीं, और सीधे आके मेरे
लेफ्ट कान पे लग गई, चश्मा उठ के निकल गया और सर ऐसा घूमने लगा जैसे कुछ भरा हुआ है, पंखा भरा है घर में, सर में इतने जोर से सर घूम रहा था। मैं बैठ गया नीचे और क्लाइव आके मेरे को धक्का मार दिया और सुला दिया। पर मेरे को एक याद था कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा हुआ था और वो अनकॉन्शियस हो गए, जैसी गेंद लगी थी उनको। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई आंख बंद नहीं करनी है, अनकॉन्शियस नहीं होना है। तो मैं आंखें खुले रख के जितना हो सके उतना, मगर दर्द काफी हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था। तो आ गए कृष्णमूर्ति और एक नाथ सोलकर आ गए मेरे को ले जाने के लिए। मैं बोला देखो मेरे को उठाना नहीं, मेरे को चलने दो, मेरे को खाली सपोर्ट देना, मैं चलते जाऊं। और गया, मैं चलते अंदर गया। मगर जब मैं लेटा ड्रेसिंग रूम में तभी ब्लीडिंग बहुत हो रहा था मेरे पूरे शर्ट पे, पैड पे, सारा। और डॉक्टर नहीं राजीव। और लंच टाइम पे वेस्ट इंडीज में आप देखो, लंच टाइम तक तो सारे डॉक्टर, वेस्ट इंडियन डॉक्टर तो झूमते होते, क्योंकि उधर तो सुबह से लंच तक तो रम टाइम हो जाता है उनका। रम टाइम। 15-20 मिनट के बाद आए और फिर एक विश्वनाथ के फ्रेंड थे जो यूएस से आए थे डॉक्टर, और वो भी आ गए, उनको भी बुलाया था। तो हमने देखा तो ये दोनों झगड़ने लग गए। जो इंडियन डॉक्टर थे वो बोले कि नहीं वह ब्लीडिंग अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं। बाहर से मेरा कान आपका फट गया था यहाँ से। और ये वेस्ट इंडीज वाला डॉक्टर बोलता है नहीं बाहर से ही है, अंदर से नहीं है ब्लीडिंग, यू विल बी ऑल राइट। तो पॉली उम्ब्रेगर थे जो हरी कॉन्ट्रैक्टर के वक्त वो टूर पे थे, उनको लगा था, उन्होंने देखा था सब। तो पॉली उम्ब्रेगर ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं बल्लेबाजी नहीं करना है, आप अस्पताल ले जाओ। अब जब मेरे को उठाने गए तो मैं उठ ही नहीं पाया, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो फिर उठा के ले गए और फिर वो एक लंबी कहानी है राजीव। कितने लोगों को चोट लगी थी तब अंशु सर? हाँ, कितने लोगों को चोट लगी थी उस मैच में? पहले विशी को लगा, उंगली टूट गई थी। उंगली में नहीं, कैसे ये जो पोर्शन है ना, ये बीच में टूट के ऐसा हो गया था, ऐसा निकला है टूट के बीच में जी। फिर मुझे लग गई, फिर विजेश को लग गई, तो 3 जन हम इंजर्ड थे जी। मगर उनके पास चारा भी नहीं था, उनको पता था कि फिर माइकल मेरे खास आज की तारीख में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम आज की तारीख में बहुत अच्छे दोस्त भी है, लंदन जाता हूँ तो मिलते रहते, हम डिनर में जाते हर दफा। तो उनने भी बोला है, उनने उनके बुक में लिखा है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप आउट नहीं कर सकते हो तो फिर मार के निकालो, ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो जो हुआ वो सही हो रहा था। ये ऐसा लग रहा है निखिल भाई एक दूसरी बॉडी लाइन की कहानी सुन रहे हैं हम लोग। जी हाँ। लारवुड ने जिस तरह से ब्रैडमैन को रोकने के लिए किया था, कुछ वैसे ही हुआ भारतीय टीम को रोकने के लिए। करेक्ट। और मजे की बात ये कहानी सुन के दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है, जो अंशु भाई ने कहा कि भाई अगर आउट नहीं कर पा रहे तो चोट लगा के वापस भेज दो, क्योंकि अगर ये लोग खड़े रह गए तो फिर हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीतने वाले। तो इससे अच्छा है कि पूरी तरीके से हमला बोल दिया जाए। और उस समय अगर मैं गलत नहीं हूं अंशु भाई, तो उस समय ग्लव्स में भी उसमें कोई प्रोटेक्शन होती नहीं थी, वो थोड़ा सा रबड़ का वो एक दांता सा निकला रहता था बस। हाँ, वो कांटे वाले होते थे। हाँ, ज्यादा सुरक्षा भी नहीं थी कि अगर आपको ग्लव्स में गेंद लगी तो सिर्फ उंगली ही टूटेगी। नहीं, वो तो नाम के वास्ते थे निखिल, वो तो दिखाने वाली बात थी कि हम ग्लव्स पहने, उसमें कुछ दम ही नहीं था। इम्पैक्ट तो डायरेक्ट उंगली पे ही आता था सीधा। और आप सबको बता दें कि अंशु सर जो किताब लिख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम सबका है, खासतौर से क्योंकि 10 साल से मैं लगभग अंशु सर के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे भी बोला गया, और मेरी भी कुछ स्टोरी ऐसी थी जैसे अंशु सर की वेस्ट इंडीज की कहानी है, वैसे कुछ अंशु सर के साथ मेरी कहानी रही जो मैं लगातार शेयर करता रहा। और करीब आधे घंटे मैंने बातचीत की जो अंशु सर के साथ लिख रहे हैं, और वो एक अलग तरीके का अनुभव था। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु सर टाइम निकालने के लिए आपका। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़ा एक तरह से कहा जाए मेरे लिए खास दिन है, क्योंकि अंशु सर जैसी शख्सियत हमारे साथ, निखिल भाई जो हमेशा एक भाई की तरह हम सबके साथ ट्रीट करते हैं, आज
बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए आप दोनों के साथ शो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि अंशु सर ने जो भविष्यवाणी की कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी, उसको बैक करने का काम निखिल भाई ने किया और देश की दुआएं साथ रही तो निश्चित रूप से 1983 और उसके बाद जिस तरह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, अब 2021 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड की सरजमी पे जरूर जीतने में कामयाब रहेंगे।